तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 24 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हम चैप्टर 25 पर है, ठीक है। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 330 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं 331, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 331, लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। जब किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अभिकथन किए जाते हैं, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दे सकेगा और न्यायालय यदि ठीक समझे तो वह आदेश दे सकेगा कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए। इसमें कहा गया है कि जब अदालत में किसी केस की जांच या सुनवाई चल रही हो और उस दौरान कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी मतलब लोक सेवक के व्यवहार या आचरण के खिलाफ आवेदन देता है तो वह अपने आरोपों का सबूत शपथ पत्र के जरिए दे सकता है। मतलब अगर सही समझे तो आदेश दे सकती है कि सरकारी और अधिकारी से जुड़े इन आरोपों तथ्यों का सबूत मौखिक बयान के बजाय हल्फनामे के रूप में जमा कराया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 332 के बारे में। शपथ पत्र पर आरोप औपचारिक साक्ष्य। क्लोज 1, किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सब न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि ऐसे सबूत या बयान जो केवल औपचारिक प्रकृति के होते हैं, जैसे दस्तावेज जमा करने वाले का बयान या रिपोर्ट देने वाले का बयान, उन्हें सीधा गवाही के लिए बुलाने के बजाय शपथ पत्र पर लिखकर कोर्ट में जमा किया जा सकता है, ठीक है। इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पढ़ा जाएगा। क्लोज 2, न्यायालय यदि ठीक समझे तो वह किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसके शपथ पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है, किंतु अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसा करेगा। इसमें कहा गया है कि अगर अदालत को लगता है कि शपथ पत्र देने वाला व्यक्ति से खुद पूछताछ करनी चाहिए या सरकारी वकील या आरोपी उससे सवाल जवाब करना चाहता हो तो कोर्ट उस व्यक्ति को समन भेजकर अदालत में बुला सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 333 के बारे में। प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण की जा सकेगी। क्लोज 1, इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि अदालत में पेश किए जाने वाले शपथ पत्र पर हस्ताक्षर और शपथ प्रतिज्ञा इनमें से किसी एक के सामने ही होना चाहिए। पॉइंट ए, कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इसमें कहा गया है कि कोई न्यायाधीश या न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट बी, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त या पॉइंट बी कहता है कि हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा नियुक्त ओथ कमिश्नर, ठीक है। पॉइंट सी, नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी। इसमें कहा गया है कि नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नियुक्त नोटरी, ठीक है। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक जिन्हें अभिसाक्षी अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्थ है और ऐसे तथ्यों तक जिसके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है, सीमित होंगे और उसमें उसका कथन अलग अलग होगा तथा विश्वास के आधारों की दशा में अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का स्पष्ट कथन करेगा।
इसमें कहा गया है कि शपथ पत्र में केवल वही बातें लिखी होनी चाहिए जिन्हें शपथ देने वाला खुद जानता हो और जिसके सही होने का उसके पास कठोर आधार हो। अगर वह किसी बात का विश्वास करके लिख रहा है तो उसे साफ साफ बताना होगा कि उसके इस विश्वास का कारण या आधार क्या है। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। न्यायालय शपथ पत्र में किसी कार्यात्मक और विसंगत बात के काटे जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकेगा। इसमें कहा गया है कि अगर शपथ पत्र में कोई अनावश्यक आपत्तिजनक या केस से अलग बात लिखी है तो कोर्ट उसे काटने या बदलने का आदेश दे सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 334 के बारे में। पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति को इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई में किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा उपबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर कोर्ट में यह साबित करना हो कि आरोपी को पहले भी किसी केस में सजा हो चुकी है या वह बरी हो चुका है तो इसे कानूनी 2 तरीकों से साबित किया जा सकता है। पॉइंट ए, ऐसे उद्धरण द्वारा जिसका उस न्यायालय के जिसमें ऐसी दोषसिद्धि या दोष मुक्ति हुई अभिलेखों को अभिरक्षा में रखने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित उस दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि होना है। या इसमें कहा है कि उस अदालत के रिकॉर्ड रूम के अधिकारी द्वारा प्रमाणित फैसले या सजा के आदेश की कॉपी पेश करें। पॉइंट बी की बात करते हैं। दोषसिद्धि की दशा में या तो ऐसे प्रमाण पत्र द्वारा जो उस जेल के बाहर साधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है जिसमें दंड का उसका कोई भाग भोगा गया था, सुपुर्दगी के उस वारंट को प्रस्तुत करके जिसके अधीन दंड भोगा गया था, और इन दशाओं में से प्रत्येक इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति वही व्यक्ति है जो पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्त किया गया है साबित किया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि जेल के प्रभारी द्वारा साइन किया गया प्रमाण पत्र, मतलब वह सुपुर्दगी वारंट जिसके तहत आरोपी ने जेल में सजा काटी थी। पहचान का सबूत इन दोनों स्थितियों के साथ साथ यह भी साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति की पुरानी सजा का रिकॉर्ड दिया जा रहा है वह वर्तमान आरोपी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 335 के बारे में। अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। क्लोज 1, यदि वह साबित कर दिया जाता है कि यह अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है तो उस अपराध के लिए जिसका परिवाद किया गया है उस व्यक्ति का विचारण करने के लिए या विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए समक्ष न्यायालय अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की यदि कोई हो उसकी अनुपस्थिति में परीक्षा कर सकेगा और उनका अभिसाक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा, और ऐसा कोई अभिसाक्ष्य उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस अपराध की जांच या विचारण में जिसका उस पर आरोप है उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा यदि अभिसाक्षी मर गया है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता है, उसकी उपस्थिति इतने विलंब व्यय या असुविधा के बिना जितने की मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती है। इसमें कहा गया है कि अगर यह साबित हो जाता है कि आरोपी फरार हो गया है और उसकी जल्द गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है तो कोर्ट उसकी अनुपस्थिति में भी गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है। बाद में जब आरोपी पकड़ा जाएगा तब अगर गवाह की मृत्यु हो चुकी हो, वह बयान देने में असमर्थ हो, लापता हो या उसे बुलाने में बहुत अधिक देरी खर्चा हो रहा हो तो अनुपस्थिति में दर्ज किए गए उस बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि वह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश निर्देश दे सकेगा कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच करे और किन्हीं साक्ष्यों को जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हो परीक्षा करे और ऐसे लिया गया
कोई अभिशाप से किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर अपराध का तत्पश्चात अभियोग लगाया जाता है साक्ष्य में दिया जा सकेगा। यदि अभिसाक्षी मर जाता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो जाता है या भारत की सीमाओं से परे है। क्लोज टू में कहा गया है कि अगर कोई गंभीर अपराध जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है तो हाईकोर्ट या सेशन जज प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जांच करने और गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। बाद में जब भी आरोपी का पता चलेगा और उस पर केस चलेगा तो यह बयान उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ठीक है, यदि गवाह मर गया हो, वो अयोग्य हो या भारत से बाहर चला गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 336 के बारे में। कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, जहां लोक सेवक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयुक्त किए जाने के लिए तात्पर्य है। और नंबर 1, ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित, सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है। पॉइंट 2, ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ, अधिकारी पाया नहीं जा सकता है या अभी साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है। या पॉइंट 3, ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ, अधिकारी जो जांच, विचारण, अन्य कार्रवाई करने में विलंब करते हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो न्यायालय ऐसे दस्तावेजों का रिपोर्ट अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ, अधिकारी के उत्तरजीवी उत्तराधिकारी जो ऐसे अभिसाक्ष्य के समय पद पर धारण किए हुए हैं की उपस्थिति में सुनिश्चित करेगा। परंतु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा विचारण या अन्य कार्रवाइयों के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि कई बार सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस अफसर या वैज्ञानिक विशेषज्ञ किसी केस की रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन जब कोर्ट में गवाही की बारी आती है तब तक उनका तबादला, रिटायरमेंट हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, वे मिलते नहीं हैं या बयान देने में असमर्थ होते हैं। उन्हें कोर्ट बुलाने से केस में बहुत ज़्यादा देरी हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में कोर्ट उस मूल अधिकारी को बुलाने के बजाय उनके पद पर बैठे वर्तमान उत्तरवर्ती अधिकारी को उस रिपोर्ट या दस्तावेज पर गवाही देने के लिए बुला सकती है। ठीक है, किसी भी डॉक्टर, वैज्ञानिक या सरकारी अफसर को कोर्ट में तब तक फिजिकल मतलब शारीरिक आने की जरूरत नहीं है जब तक केस की किसी पक्षकार, अभियोजन या आरोपी ने उनकी रिपोर्ट पर कोई विवाद या आपत्ति न जताई हो। उत्तरवर्ती अधिकारी की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 25 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 26। ठीक है, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। ठीक है, और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 337। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 337, एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का मुकदमा चल चुका है और कोर्ट ने उसे सजा दे दी है या बरी कर दिया है तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लोज 1, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषित या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह पुनः जब तक ऐसी दोषित या दोषमुक्ति प्रवर्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं
तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण या भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से भिन्न आरोप द्वारा 244 के धारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषी किया जा सकता था। इसका क्लोज वन कहता है कि अगर किसी सक्षम कोर्ट ने किसी आरोपी को बरी या दोषी ठहरा दिया है तो जब तक वह फैसला प्रभावी है तब तक उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों पर आधारित किसी अन्य मिलते जुलते अपराध के लिए उस पर दोबारा केस नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, अब क्लोज टू के बारे में बात करते हैं। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचार तत्पश्चात राज्य सरकार की सहमति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के किया जा सकेगा जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। क्लोज टू कहता है कि अगर पुराना केस अलग आरोपी पर था और पिछले विचार में पृथक आरोप लगाया जा सकता था तो राज्य सरकार की सहमति से अलग अपराध के लिए नया केस चलाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने या किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह दोषित हुआ है भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकेगा यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था तो वह परिणाम हुए नहीं थे, उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। इसका क्लोज कहता है कि अगर किसी काम के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया जा चुका था लेकिन बाद में उसका कोई ऐसा नया परिणाम निकला जो पहले नहीं हुआ था या कोर्ट को पता नहीं था तो उस नए परिणाम अपराध के लिए दोबारा केस चल सकता है। मारपीट के लिए सजा हुई है लेकिन बाद में पीड़ित की मौत हो गई है, ठीक है, इसमें दोबारा केस चल सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषित किया गया है उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। इसका क्लोज कोर्ट कहता है कि अगर जिस कोर्ट ने पहली बार केस चलाया था उसके पास उस गंभीर अपराध की सुनवाई का अधिकार नहीं था तो आरोपी के बरी दोषी होने के बावजूद सक्षम कोर्ट में दोबारा विचारण हो सकता है। क्लोज 5 की बात करते हैं। धारा 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि धारा 281 के तहत उन्मोचित व्यक्ति पर दोबारा केस चलाने के लिए उसी कोर्ट या उससे वरिष्ठ कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, अब क्लोज 6 की बात करते हैं। इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। स्पष्टीकरण परिवाद का खारिज किया जाना अभियुक्त का विमोचन इस धारा के प्रयोजनों के लिए दोष मुक्ति नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह धारा जर्नल क्लॉज एक्ट 1897 की धारा 26 इस संहिता की धारा 208 के नियमों पर प्रभाव नहीं डालेगी। स्पष्टीकरण कहता है कि शिकायत का खारिज होना या अभियुक्त का उन्मोचन होना बरी होना नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में दोबारा प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ए, कै का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब वह दोष मुक्ति प्रवर्त रहे
उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास भंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस उदाहरण में बताया गया है कि नौकर द्वारा चोरी, कैपर नौकर की हैसियत में चोरी का केस चला और वह बरी हो गया। अब उसी घटना के आधार पर उस पर साधारण चोरी या अपमान में खयानत का नया केस नहीं चलाया जा सकता। पॉइंट बी, घोर उपहति कारित करने के लिए क्या का विचारण किया जाता है और वह दोष किया जाता है। क्षति व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है। आपराधिक मानव वध के लिए क्या का पूर्ण विचारण किया जा सकेगा। इस उदाहरण में कहा गया है कि क्या पर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का केस चला और वह दोषी ठहराया गया। बाद में उस घायल व्यक्ति की मौत हो गई। अब क्या पर गैर इरादतन हत्या का नया केस चलाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 338 के बारे में। लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति। क्लोज 1, किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच विचार या अपील के अधीन है किसी लिखित प्राधिकार के बिना उपस्थित हो सकेगा और अभिवचन कर सकेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि केस का प्रभारी लोक अभियोजक पीपी या सहायक लोक अभियोजक एपीपी किसी भी अदालत में जहां जांच, ट्रायल या अपील चल रही हो बिना किसी लिखित अथॉरिटी मतलब वकालतनामे के सीधे उपस्थित होकर सरकार अभियोजक का पक्ष रख सकता है। क्लोज 2, किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी अधिवक्ता को अनुदेश देता है तो मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा और ऐसा अनुदेशित अधिवक्ता उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क प्रस्तुत कर सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर पीड़ित या प्राइवेट व्यक्ति केस में अपना निजी वकील रखता है, मुख्य रूप से अभियोजक का संचालन सरकारी वकील ही करेगा। प्राइवेट वकील सरकारी वकील के निर्देशों के अधीन काम करेगा। कोर्ट की अनुमति से जब सभी गवाहियां समाप्त हो जाएगी तो प्राइवेट वकील अपने लिखित तर्क कोर्ट में जमा कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 339 के बारे में। अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। क्लोज 1, किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार न होगा। परंतु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध के अन्वेषण में जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। इसका क्लोज 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस चलाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, लेकिन कोर्ट अनुमति ले सकता है। इसमें अनुमति इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी जैसे कांस्टेबल या एसआई केस का संचालन नहीं कर सकता है। यदि किसी पुलिस अधिकारी ने उस केस की जांच या अन्वेषण में हिस्सा लिया है तो उसे उस केस में अभियोजन चलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, और महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल सरकारी वकील मतलब पीपी या एपीपी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्लोज 2, अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति सर्वे या अधिवक्ता द्वारा ऐसा कर सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अनुमति मिलने के बाद वह व्यक्ति खुद या अपने वकील के जरिए केस चला सकता है। सेक्शन 340, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है
उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के अधिवक्ता द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए। इसमें कहा है कि जिस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगा है या जिसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है, उसे यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अपना बचाव करवाए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 341। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के फैसले पर विधिक सहायता। क्लोज 1, जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी अभिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता नियुक्त करेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि यदि कोर्ट में सुनवाई या अपील के दौरान अभियुक्त के पास अपना वकील करने के लिए पैसे साधन नहीं है, तो कोर्ट में राज्य के खर्च पर उसके लिए एक वकील नियुक्त करेगी। ठीक है, उसको राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय। पॉइंट ए, न्यायालय पॉइंट ए, उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ता के चयन के ढंग का। पॉइंट बी, ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का। पॉइंट सी, ऐसे अधिवक्ता को सरकार द्वारा संदेह फीसों का और साधारण उपधारा 1 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि हाई कोर्ट मतलब राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके लिए नियम बना सकती है, जैसे सरकारी खर्च पर दिए जाने वाले वकीलों का चयन कैसे होगा, उन्हें कोर्ट द्वारा क्या सुविधा दी जाएगी, सरकार उन वाले वकीलों को कितनी फीस देगी। ठीक है, क्लोज 3, राज्य सरकार या अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सके कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए उपधारा 1 उपधारा 2 के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे शासन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं। इसका क्लोज 3 कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके यह आदेश दे सकती है कि मुक्त कानूनी सहायता का यह नियम केवल सेशन कोर्ट की नहीं बल्कि राज्य की अन्य अदालतें जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट पर भी लागू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 342 के बारे में। प्रक्रिया, जब नियम रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है। क्लोज 1, इस धारा में निगम में कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। इसका क्लोज 1 कहता है कि इसमें कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी शामिल है। ठीक है, क्लोज 2, जहां कोई निगम किसी जांच या विचार में अभियुक्त व्यक्ति या अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है, वहां वह ऐसी जांच या विचार के प्रयोजनार्थ एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति निगम की मुद्रा के अधीन करना आवश्यक नहीं होगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि कंपनी कोर्ट केस में खुद हाजिर नहीं हो सकती है, इसलिए वह अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है। इसके लिए कंपनी के आधिकारिक मोहर की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, क्लोज 3, जहां निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है वहां इस संहिता की इस अपेक्षा का कि कोई बात अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी या अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी, समझाई जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि वह बात प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जाएगी, प्रतिनिधि को पढ़कर सुनाई जाएगी या बताई जाएगी या समझाई जाएगी
और किसी ऐसी अपेक्षा का कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, इस अपेक्षा के रूप में अर्थ लगाया जाएगा कि प्रतिनिधि की परीक्षा की जाएगी। ठीक है। इसका क्लोज 3 कहता है कि कोर्ट में जो भी बातें आरोपी को पढ़कर सुनाने और समझाने और सवाल जवाब करने का नियम है, वे सभी बातें कंपनी के उस प्रतिनिधि के साथ की जाए। ठीक है। क्लोज 4, जहां निगम का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, वहां कोई ऐसी अपेक्षा जो धारा 3 में निर्दिष्ट है लागू नहीं होगी। इसका क्लोज 4 कहता है कि यदि कंपनी का कोई प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो आरोपी की उपस्थिति या उससे सवाल जवाब की शर्तें कंपनी पर लागू नहीं होगी। ठीक है। क्लोज 5, जहां निगम के प्रबंध निर्देशक द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो निगम के कार्यकलाप का प्रबंध करता है या प्रबंध करने वाले व्यक्तियों में से एक है, हस्ताक्षर किया गया तात्पर्य इस भाव का लिखित कथन फाइल किया जाता है कि कथन में नामित व्यक्ति को इस धारा के प्रयोजन के लिए निगम के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वहां न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, यह अवधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त किया गया है। इसका क्लोज 5 कहता है कि यदि कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर के साइन किया हुआ पत्र कोर्ट में जमा किया जाता है तो कोर्ट मान लेगी कि वह व्यक्ति अधिकृत प्रतिनिधि है। ठीक है। क्लोज 6, यदि यह प्रश्न उठता है कि न्यायालय के समक्ष किसी जांच या विचार में निगम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि है या नहीं, तो उस प्रश्न का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका क्लोज 6 कहता है कि अगर इस बात का कोई विवाद खड़ा होता है कि संबंधित व्यक्ति असली प्रतिनिधि है या नहीं, तो इसका फैसला खुद कोर्ट करेगी। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।